Welcome to Way2 Labsna. This session is going to start with some question. Is language important for civil services? Answer is no. Is the Hindu editorial written for UPSC? Again, answer is no, but it is the good source of knowledge, which is important for civil services, not language is so important. Point 2 modern language are there in UPSC, which is optional in nature, but not necessary, and every topper writes in easy language, and also their own medium. Even if you look the mains question, the language of question is easy to moderate, not as such as the Hindu editorial, so don't bother about its language, just try to focus on opinion of the writer, that's it. Please like, share and subscribe. Now I congratulate you to think about reading editorial and opinion in Hindi language. As we all know, Hindu editorial content rich word and dynamic news, that's why people alleyways find difficulties to understand the editorial and opinion. This course will help you to understand writer opinion, which is important for general studies 2 and 3 and also help in language paper. Let me tell you something regarding UPSC, that every source will work if you have better understanding of issue, so let's try this and do answer writing in your own way. Today's article. The agonizing cost of ham-handed development, GS3. In Biden's policy pursuit, the World Order Challenge, GS2. Order at the border, GS2/3. Tender cut, GS2/3. महेंद्र विकास की आक्रामक लागत। भारत के नेताओं को उत्तराखंड से जुड़े पर्यावरणवादियों के विचारों और सक्रियता के बारे में खुद को फिर से समझना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ के बाद रक्षा कर्मियों को लापता लोगों की तलाश में चट्टान, कीचड़, पानी और मलबे, गलियों के राशन को दुर्गम गांवों में ले जाना और पुलों और दूरसंचार नेटवर्क की मरम्मत करना है। सामाजिक वैज्ञानिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर आपदा के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। वैज्ञानिक और नीति निर्माता बहस कर रहे हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में अनियंत्रित विकास मुख्य रूप से आपदा और मौत के लिए जिम्मेदार था। अलकनंदा के प्रचंड जल में बहने वाले प्राचीन मंदिरों की खबरें 2013 में केदारनाथ की बाढ़ की दर्दनाक यादों को वापस ला रही हैं। ये सभी घटनाक्रम इस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाते हैं और वे एक इतिहासकार से दो मौलिक और परस्पर संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। पवित्र स्थान की सीमा। पुरातात्विक रिकॉर्ड और अभिलेखीय साक्ष्यों के एक अध्ययन से पता चलता है कि कई और विभिन्न एजेंटों और प्रक्रियाओं ने धीरे धीरे इस सीमा रेखा को एक पवित्र परिदृश्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स जो 300 ईसा पूर्व और 600 सी तक फैली अवधि के लिए उपयोगी हैं, में अशोक मंदिर यज्ञ, सिक्का होड्स और मूर्तियां आयोजित करने के लिए एक अशोक रॉक एडिट ईंट वेदी शामिल हैं। इन कलाकृतियों के रूप और उनके खोज स्पॉट गंगा के मैदानों और तलहटी में रहने वाले समुदायों के बीच गहरे संपर्क का संकेत देते हैं। इन बहुत से विकासों ने हरिद्वार और कालसी को महानगरीय शहरों के रूप में और हिमालय में प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया। प्रारंभ में रिट्रीट की खोज करने वाले व्यापारी व्यापारिक नेटवर्क को बड़ा करने के लिए उत्सुक थे। रियासतों की स्थापना के लिए अपनी खोज में साहसी राजकुमारों और रोजगार की तलाश में कारीगरों को इन गेटवे कस्बों से गुजारा गया। आखिरकार 7वीं शताब्दी में उत्तराखंड हिमालय में पत्थर मंदिर वास्तुकला की एक क्षेत्रीय परंपरा शुरू हुई। इस परंपरा के शुरुआती तीर्थ स्थल हरिद्वार और कालसी से ऊपर की ओर पालथी और लखा मंडल में बनाए गए थे, जो कि संप्रभुता का दौरा करते थे। शुरुआती घटनाक्रम। हालांकि शाही संरक्षण वाले ये दोनों स्थल कभी भी प्रमुख तीर्थ नहीं बन पाए। इसके बजाय लखमंडल और पालेठी के पूर्व में स्थित जागेश्वर ने इस कद को प्राप्त किया। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच जागेश्वर में बिल्डरों ने स्थानीय भूगोल और पारिस्थितिकी को संशोधित किया और इसके बीच तुलना करने के लिए काशी और देवदारू नावड़
शिव के पौराणिक देवदार वन जैसे स्थानों को मनाया। आखिरकार जागेश्वर में 150 पत्थर के मंदिर आए। जागेश्वर के ये शुरुआती घटनाक्रम पशुपति और अन्य शैव तपस्वियों के बोलबाला और स्थानीय राजवंशों के उदय से संबंधित हैं। वास्तव में इस अवधि में इन तपस्वी समूहों का प्रभाव उत्तराखंड को आसपास के राज्यों से अलग करता है, जहां अभिजात वर्ग के वंशज प्राथमिक सत्ता के दलाल थे। समय में एक विशिष्ट वास्तुशिल्प परंपरा का विकास, पुरोहितों की आबादी में वृद्धि, कुशल कारीगरों की अधिक उपलब्धता और छोटी रियासतों के उद्भव ने इस सीमा और इसकी धारणाओं को बदलने में मदद की। 12वीं शताब्दी तक आर्किटेक्ट, मास्टर राजमिस्त्री और मूर्तिकारों ने भूमि से दूर के रूप में गुजरात के रूप में दूर उत्तराखंड की यात्रा की, उनके घरों से जुड़े विस्तृत टाइप मंदिरों का निर्माण किया और 13वीं शताब्दी तक तपस्वियों के बड़े दल और कभी कभी दूर के शासकों ने इस पर्वतीय क्षेत्र में तीर्थों की स्थापना और उभरने के लिए तीर्थ यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा और गतिविधियों ने अंततः 4 धाम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। तीर्थ सर्किट। 4 धाम यात्रा में आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शामिल है। उत्तराखंड के कई अन्य तीर्थों की तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ लंबे समय से देवताओं और ऋषियों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में बद्रीनाथ को नारायण के नारद के प्रवचन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। केदारनाथ का उल्लेख स्कंद पुराण में ज्योतिर्लिंगों की मध्ययुगीन सूचियों में और कर्नाटक के रूप में दूर स्थित मंदिरों के नामों में मिलता है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही आदि शंकराचार्य से जुड़े हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उन्हें 8वीं शताब्दी में देखने आए थे। संभवतः उनके अनुयायियों ने पांडुकेश्वर में मंदिरों के निर्माण में भूमिका निभाई, जहां द्रविड़ और नगर मोड़ में निर्मित मध्ययुगीन संपादन अगल खड़े थे। बद्रीनाथ में एक पवित्र केंद्र की स्थापना का सबसे पुराना ऐतिहासिक प्रमाण पांडुकेश्वर में संरक्षित 9वीं शताब्दी के एक चार्टर से आया है। एक पहाड़ी शासक द्वारा जारी चार्टर जोशीमठ और पांडुकेश्वर के आसपास के गांवों में रहने वाले पुजारियों को बद्रीनाथ में ब्रह्मचारियों की मदद करने का निर्देश देता है। सदियों बाद 1808 में जब अंग्रेजों का एक दल मंडली भटकाव में बद्रीनाथ मंदिर पहुंचा, तो उन्होंने इसका प्रतिवर्ष 45,000 से 50,000 तीर्थयात्रियों के स्वागत के रूप में रिपोर्ट किया। ट्री लाइन के ऊपर एक हिमस्खलन प्रवण घाटी में इसके स्थान को देखते हुए यह संभावना है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है और इसके इतिहास में कई बार पुनर्निर्माण किया गया है। वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर की तरह आज केदारनाथ में खड़ा मंदिर प्रारंभिक आधुनिक काल का है। चूंकि गंगा और यमुना के हिमनदों के निकट स्थित स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री को भी पवित्र संघ दिए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से निर्भय साधुओं द्वारा मांगी गई। हाल के दिनों में भारत का दौरा करने के लिए चल रहे प्रयासों में भाग लेने के लिए उत्सुक अंग्रेजों द्वारा दौरा किया गया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर शाही परिवार ने गंगोत्री में एक मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। यमुनोत्री के मंदिर आज नए हैं। पाली इको प्रेशर। पिछले 6 दशकों में हुई जनसांख्यिकी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के कारण उत्तराखंड में पवित्र केंद्रों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1962 के बाद भारत सरकार ने माना कि दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अब एक दुर्गम दीवार के रूप में काम नहीं करती है। भविष्य की घटनाओं से बचाव के लिए देश की पहाड़ी उत्तरी सीमा पर एक बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सीमा सड़क संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और THDC इंडिया लिमिटेड, पूर्व में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
जैसी एजेंसियों की स्थापना की गई थी। उन्हें बड़े पैमाने पर बजट दिया गया था और सड़कों, सुरंगों, पुलों, छावनियों, अस्पतालों, बांधों और दूरसंचार पाइलों के निर्माण का आरोप लगाया गया था। समय के साथ इन प्रयासों ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रेरित किया, नई बस्तियों का पोषण किया और बुनियादी ढांचे की शुरुआत की, जिससे पवित्र केंद्रों का चयन करने के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा हुई। एजेंसियों द्वारा रखी गई नींव 2000 के बाद तेज हो गई, जब अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता के लिए क्षेत्रीय मांगों के कारण उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला गया था। धार्मिक पर्यटन को एक भूस्खलन राज्य के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता देते हुए ज्यादातर बर्फ से ढकी चोटियों और घने जंगलों से आच्छादित सरकारों के एक उत्तराधिकार ने तीर्थयात्रियों के लिए और अधिक सुविधाएं, व्यापक रूप से प्रचारित पहल की और नए बांधों, बहुलेन राजमार्गों के निर्माण की शुरुआत की। और रेल मार्ग। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कई और लोग अब पवित्र यात्रा करते हैं, जो 60 साल पहले तक केवल सबसे बहादुर, योग्य और सबसे अधिक निर्धारित तीर्थयात्रियों द्वारा बनाई गई थीं। विचारों को फिर से देखना। 2013 केदारनाथ में बाढ़ और फ्लैश फ्लड जो इस हफ्ते की शुरुआत में अलकनंदा घाटी में बह गए थे, यह सुझाव देते हैं कि भगवान के नाम पर हैम-हैंडेड विकास या अन्यथा एक भयानक लागत पर आ सकता है। अब हमारे नेताओं के पास खुद को चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, गुरुदास अग्रवाल, रवि चोपड़ा, सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा और अन्य गांधीवादी पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचारों और सक्रियता के लिए फिर से जोड़ने का समय है। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने उत्तराखंड के जंगलों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को संगठित किया है, स्थानीय रोजगार का सृजन किया है और भूकंपीय रूप से संवेदनशील पवित्र परिदृश्य में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की बुद्धि पर सवाल उठाया है। उन्होंने हमें यह भी याद दिलाया है कि जब तक हम अपनी कार्रवाई में बदलाव नहीं करते हैं, एक अन्य हिमालयी मिसकैरेज आसन्न है। नचिकेत चंछानी मिशिगन विश्वविद्यालय, इन अरबोर, अमेरिका के एक एसोसिएट प्रोफेसर और माउंटेन टेम्पल एंड टेम्पल माउंटेन आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड नेचर इन द सेंट्रल हिमालय के लेखक हैं। Next article. बिडेन की नीति के अनुसरण में विश्व व्यवस्था चुनौती देत। ईरान परमाणु समझौते के आसपास अनिश्चितताओं के कारण नए वैश्विक और क्षेत्रीय क्रम में विवर्तनिक परिवर्तन हो सकते हैं। तलमीज अहमद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जो बाइडेन, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, की कुछ टिप्पणियां उन्हें परेशान करने के लिए आई हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना JCPOA को वापस लेने के लिए अमेरिका की स्पष्ट आलोचना की थी। उन्होंने तब वादा किया था कि ईरान अपने दायित्वों के अनुपालन के अधीन अमेरिका समझौते में फिर से प्रवेश करेगा। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने हालिया विदेश मामलों के लेख में श्री बिडेन को उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई है और उनसे पहले के प्रशासन की विफल नीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया है। पश्चिम एशिया को दुनिया में सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्र बनाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ईरान का नियंत्रण काम नहीं करेगा। इजरायल ने विपरीत संदेश दिया है। उसके सशस्त्र बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अविव कोचवी ने 26 जनवरी को एक जुझारू भाषण में कहा था कि परमाणु समझौता बुरा है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास निर्णायक कार्रवाई करने के लिए परिचालन योजना थी। इजरायल और अमेरिका के खाड़ी सहयोगी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी जोर देकर कहा है कि वे समझौते के पुनरुद्धार पर ईरान के साथ चर्चा में शामिल होंगे।
क्षेत्रीय चिंताओं। कार्यालय में श्री बिडेन ने JCPOA मामले पर थोड़ा आग्रह किया है। जाहिर है, यहाँ कुछ गंभीर मुद्दे दांव पर हैं। प्रतिबंधों के बावजूद लेबनान, इराक, यमन और सीरिया जैसे विविध स्थानों में शिया मिलिशिया के समर्थन के आधार पर ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव महत्वपूर्ण है। क्षेत्र भर में आतंकवादियों को जुटाने की ईरानी क्षमता इजरायल और कुछ खाड़ी अरब राज्यों द्वारा उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने के रूप में देखी गई है। बाद में ईरान के शिया आबादी के साथ ईरान के प्रभाव के बारे में चिंतित है। ईरान की सटीक मिसाइलों और ड्रोन की क्षमताएं क्षेत्रीय चिंता का विषय भी हैं। ईरान ने रक्षा आपूर्ति पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण मिसाइलों के घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ईरान उन्हें रक्षात्मक संपत्ति के रूप में देखता है, जो इसे एक निवारक क्षमता देता है। इजरायल, सऊदी अरब और कुछ अन्य खाड़ी राज्यों के पास उपलब्ध उन्नत वायु और मिसाइल शक्ति को देखते हुए ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने की कोई संभावना नहीं है। कार्यालय में श्री बिडेन पहले ही यह बता चुके हैं कि नीति सामग्री और कूटनीतिक शैली में कुछ अंतरों के बावजूद उनके कार्यकाल में परिवर्तन की तुलना में अधिक निरंतरता प्रदर्शित होने की संभावना है, जहां अमेरिका के मुख्य हितों का संबंध है, विशेष रूप से रूस, चीन और ईरान के साथ इसके संबंधों में। उदाहरण के लिए 7 फरवरी को अपने CBS साक्षात्कार में श्री बिडेन ने कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात नहीं की है, जिनके पास उनके शरीर में एक लोकतांत्रिक हड्डी नहीं है और वैश्विक आर्थिक पर चरम प्रतिस्पर्धा का अनुमान है। मुद्दे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकेन अपने टेलीफोनिक वार्तालाप में अपने समकक्ष के साथ सख्त थे और झिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग के संदर्भ में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को उठाया। बिडेन की नीति दृष्टिकोण। फिर से श्री बिडेन रूस के प्रति अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत समायोजन दृष्टिकोण को उलटने और अमेरिका के पारंपरिक टकराव की मुद्रा को अपनाने की संभावना रखते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि 26 जनवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका रूस द्वारा कार्रवाई के जवाब में हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा में मजबूती से काम करेगा और यूक्रेन लाया, साइबर हमले और रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की विषाक्तता। श्री बिडेन की ईरान नीति मूल मामलों पर श्री ट्रंप के कठोर दृष्टिकोण से मेल खाने की संभावना है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के अवास्तविक और अशिष्टता के बिना। 29 जनवरी को पेंटागन के प्रवक्ता ने ईरान को क्षेत्र में एक घातक अभिनेता के रूप में वर्णित किया, जो ईरान के सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइलों कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। यह तथ्य कि यह अभी भी रिस्पिनिंग सेंट्रीफ्यूज है और अमेरिका की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ईरान के आतंकवाद के कृत्यों के क्षेत्रीय भागीदार ये मुद्दे और साथ की बयानबाजी ट्रंप प्रशासन के समान है। यह दृष्टिकोण ईरान के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों की ओर भी इशारा करता है, जो इस्लामी गणतंत्र को अलग-थलग और अलग-थलग देखना चाहते हैं। इस प्रकार परमाणु प्रश्न पर ईरान के लिए अमेरिका के दृष्टिकोण में कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं होगा। ईरान के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति। रॉबर्ट माली ने सुझाव दिया कि इस वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिका ईरान को कुछ उपद्रव करने की पेशकश कर सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उपन्यास कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए धन प्रदान करता है, लेकिन तेल की बिक्री पर प्रतिबंधों की कोई जल्दी नहीं है। ईरान को जल्दी से पता चल सकता है कि उसे घर और क्षेत्र में अपने हितों का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जून में इसका चुनाव इस तरह से नेताओं को रखा जा सकता है जो पश्चिमी शक्तियों के साथ
सहकारी रूप से काम करने में कोई लाभ नहीं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लाइनों। इस प्रकार इस क्षेत्र में युद्ध रेखाएं बनी रहेंगी। इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ईरान और उसके सहयोगियों, इराक, सीरिया और उसके शिया मिलिशिया के साथ आमने सामने होंगे। लंबे समय तक युद्ध की स्थिति में नहीं किसी भी मुद्दे को हल करें, लेकिन मृत्यु और विनाश को भटकना जारी है। वैकल्पिक रूप से हम तनाव को कम करने और क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक वास्तविक क्षेत्रीय प्रयास देख सकते थे। कतर द्वारा रूस और संभवतः चीन के साथ काम कर रहा था। कतर के विदेश मंत्री पहले ही ईरान के साथ सीधे जुड़ाव का प्रस्ताव दे चुके हैं। शायद सऊदी अरब और यूएई पहले से ही बिडेन प्रशासन से गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण का मूल्य देखेंगे क्योंकि उन्होंने 2019 में खाड़ी के पानी में बढ़े तनाव के दौरान किया था। यूएई ने तब ईरान के साथ समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की थी, जबकि सऊदी अरब क्षेत्रीय राज्यों द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों को प्रोत्साहित किया था। जैसा कि श्री बिडेन पहले के युग की नीतियों का अनुसरण करते हैं, वे पाएंगे कि पश्चिम एशिया और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि वह कार्यालय में आखिरी बार थे। न केवल रूस अब इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली खिलाड़ी है, चीन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के साथ क्षेत्रीय स्थिरता में उच्च दांव है। चीन ईरान 25 साल का समझौता, जो पिछले साल लीक हुआ था, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, आर्थिक, ऊर्जा और रसद कनेक्टिविटी क्षेत्रों में उनके पर्याप्त और दीर्घकालिक सहयोग की परिकल्पना करता है। इसका औपचारिक अंतिम रूप जानबूझकर दोनों पक्षों द्वारा स्थगित किया गया था, यह देखने के लिए कि अमेरिकी चुनाव क्या फेंक देंगे। मिस्टर बिडेन के टकराव के साथ वे इस साझेदारी को और अधिक और मजबूती से आगे बढ़ाने की संभावना रखते हैं। इस प्रकार श्री बिडेन रूस, चीन और ईरान के गठबंधन द्वारा आकार में एक नए विश्व व्यवस्था का गवाह बनेंगे, जिसमें अमेरिका अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खिलाड़ी नहीं है। यह विवर्तनिक परिवर्तन आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों को परिभाषित करेगा। कलमिस अहमद एक पूर्व राजनयिक हैं। सीमा पर आदेश। चीन के साथ व्यापक संबंधों के लिए लेक में विघटन महत्वपूर्ण है। भारत और चीन आखिरकार हाल ही में लेक तनावों के केंद्र रहे पेंगोंग झील के विस्थापन पर एक समझौते पर पहुंच रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से झील के उत्तर और दक्षिण तट पर अपनी आगे की तैनाती को रोकेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक समझौते की घोषणा की सिंक्रनाइज और संगठित विघटन शुरू करने के लिए। दोनों पक्षों ने झील के उत्तर और दक्षिण में विवादित क्षेत्रों में गश्त पर एक अस्थायी स्थगन के लिए सहमति व्यक्त की है। खतरनाक रूप से निकटता वाले टैंकों सहित बख्तरबंद तत्वों की वापसी बुधवार से शुरू हुई। सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को बाद में अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस ले लिया जाएगा। झील के उत्तर में फिंगर 8 के पूर्व से रिजाप में चीन के सैनिक अपने बेस पर लौटेंगे, जबकि भारत के सैनिक इसी तरह धन सिंह थापा पोस्ट पर अपने स्थायी बेस पर लौटेंगे। फिंगर 3 पर पहले भारत में फिंगर 8 तक पैदल गश्त की जाती है, कोई मोटरेबल रोड नहीं है। फिंगर 4 के पूर्व में भारत की ओर से पहुंच, जबकि चीन ने फिंगर 4 तक अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, पहले से ही वहां सड़क बनाई है और बेहतर लॉजिस्टिक्स का आनंद ले रहा है। पिछली गर्मियों से चीनी सैनिकों ने भारत को फिंगर 8 तक पहुंचने से रोक दिया था, जिससे संकट पैदा हो गया। अब 4 से 8 तक का पूरा चुनाव क्षेत्र बफर जोन बन जाएगा और अप्रैल 2020 के बाद बने सभी अस्थायी बुनियादी ढांचे को वापस ले लिया जाएगा। इसी तरह दोनों पक्ष झील के दक्षिण में अपने ठिकानों पर लौट आएंगे,
जहां भारत कैलाश रेंज में अगस्त के अंत में एक प्रभावी काउंटरवेल में कब्जा करने वाली ऊंचाइयों को खाली कर देगा। उत्तर और दक्षिण के किनारों पर सेना और तोपखाने शामिल हैं, जो सैन्य कमांडरों के बीच 9 लंबे दौर की वार्ता में दरार करने के लिए सबसे कठिन नट है। इस समझौते के साथ केवल लंबित समस्याएं अब छोटी हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A में कम सैनिकों को शामिल करने वाले स्टैंड अप के बारे में, जो कि पेंगोंग झील में विस्थापन के 48 घंटे बाद पूरा हो जाएगा। अगले कुछ सप्ताह देपसांग के मैदानों में कोई स्टैंड ऑफ स्थिति या सैनिकों की भारी तैनाती नहीं है, लेकिन LAC पर लंबे समय से चल रहा विवाद और मौजूदा संकट से निपटने वाले गश्तों को अवरुद्ध करना और अभी तक अनसुलझा है। नई विघटन योजना की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे पत्र में और आत्मा में लागू किया जाता है या नहीं। पिछले साल की घटनाओं ने भारी अविश्वास छोड़ दिया है, जो एक बाधा है, और जमीन पर चीन की कार्रवाई हमेशा उसकी प्रतिबद्धताओं से मेल नहीं खाती है। दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच व्यापक संबंधों के लिए क्या दांव पर है, जो अंततः सीमा पर शांति पर टिका है। टेंडर में कटौती। क्रिप्टोकरेंसी को बंद करने के बजाय सरकार को स्मार्ट विनियमन सुनिश्चित करना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून लाने के बारे में सरकार का बयान स्वागत योग्य है, क्योंकि यह भारत में इन मुद्राओं की वैधता पर मौजूदा अस्पष्टता को समाप्त कर सकता है। अस्पष्टता इस तथ्य के बावजूद मौजूद है कि सरकार ने समय समय पर सुझाव दिया है कि यह उन्हें कानूनी निविदा नहीं मानता है। हालांकि यह इस समझ से बाहर अस्वीकृति को चैनल करने में सक्षम नहीं है, इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली कि इस तरह की मुद्राएं अत्यधिक अस्थिर हैं, अवैध इंटरनेट लेन देन के लिए उपयोग की जाती हैं और राज्य के दायरे से बाहर पूरी तरह से किसी भी तरह के विनियमन में। 2018 में RBI ने बैंकों को एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वालों के लिए सेवाएं प्रदान न करें, लेकिन यह अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग कर दिया गया था, जो परिपत्र अपमानजनक पाया गया, यह देखते हुए कि केंद्रीय बैंक ने लगातार यह कहा था कि भारत में आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अलावा RBI यह नहीं दिखा सकता है कि आभासी मुद्राओं में काम करने वाले एक्सचेंजों द्वारा इसे विनियमित करने वाली संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में पुष्टि की कि एक विधेयक अधिनियमित किया गया था, विनियमन में जटिलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा, RBI और सेबी आदि जैसे नियामक निकायों के पास भी क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि वे न तो मुद्राएं हैं और न ही संपत्ति या प्रतिभूति या पहचान योग्य उपयोगकर्ता द्वारा जारी की गई वस्तुएं हैं। अनुराग ठाकुर, जिन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में पुष्टि की कि एक विधेयक अधिनियमित किया गया था, विनियमन में जटिलता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा, RBI और सेबी आदि जैसे नियामक निकायों के पास भी क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि वे न तो मुद्राएं हैं और न ही संपत्ति या प्रतिभूति या पहचान योग्य उपयोगकर्ता द्वारा जारी की गई वस्तुएं हैं। अनुराग ठाकुर, जिन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में पुष्टि की कि एक विधेयक अधिनियमित किया गया था, विनियमन में जटिलता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा, RBI और सेबी आदि जैसे नियामक निकायों के पास भी क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि वे न तो मुद्राएं हैं और न ही संपत्ति या प्रतिभूति या पहचान योग्य उपयोगकर्ता द्वारा जारी की गई वस्तुएं हैं। हालांकि यह कानूनी अस्पष्टता भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ते ग्राहक होने से रोकने में सक्षम नहीं है।
उनका आकर्षण केवल अब बढ़ सकता है, यह देखते हुए कि उनमें से सबसे प्रसिद्ध, साथ ही सबसे मूल्यवान बिटकॉइन ने कीमत में नई चोटियों को मारा है और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क जैसे प्रभावशाली अनुयायियों को प्राप्त करा है। तो विधेयक क्या करना चाहेगा? इस आला लेकिन बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े लोग इस सवाल से सबसे ज्यादा चिंतित होंगे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो उछले हैं, कथित तौर पर सरकार के साथ लॉबिंग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मुद्राओं को एकमुश्त प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। स्मार्ट नियमन बेहतर है क्योंकि कुछ ऐसा है जो वितरित बंटवारे की तकनीक पर आधारित है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। चीन में भी, जहां भारत में अंतर मंत्रालय समिति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इंटरनेट को नियंत्रित किया गया है, क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार कम है लेकिन गैर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश देशों ने इसका अध्ययन विनियमन के लिए किया था, यह समिति अभी भी एकमुश्त प्रतिबंध की सिफारिश करने के लिए आगे बढ़ी थी। बेशक यह उत्साहजनक रूप से एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के साथ साथ अंतर्निहित ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए भी बल्लेबाजी करता है। सरकार को प्रतिबंध के विचार का विरोध करना चाहिए और स्मार्ट विनियमन के लिए धक्का देना चाहिए। इसने उत्साहजनक रूप से आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के साथ साथ अंतर्निहित ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए भी बल्लेबाजी की। सरकार को प्रतिबंध के विचार का विरोध करना चाहिए और स्मार्ट विनियमन के लिए धक्का देना चाहिए। इसने उत्साहजनक रूप से आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के साथ साथ अंतर्निहित ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए भी बल्लेबाजी की। सरकार को प्रतिबंध के विचार का विरोध करना चाहिए और स्मार्ट विनियमन के लिए धक्का देना चाहिए।